आपका अपना YouTube चैनल RKCC मोतिहारी में। बच्चों अब हम लोग फिर से आ चुके हैं YouTube पे बहुत शानदार तरीका से और एक कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है क्रैश कोर्स स्पेशल कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बैच कोर्स को। इस कोर्स में आपको कक्षा 10वीं की पूरा संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। संपूर्ण तैयारी का मतलब मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी विषयों को एकदम शानदार तरीका से तैयारी कराई जाएगी। साथ साथ में आपको पढ़ाने के साथ साथ में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जब मैसेज कीजिएगा तो उस पे आप सभी लोग को हैंडराइटिंग नोट्स एकदम मुफ्त में दे दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स बिना कोई समय को बर्बाद किए हुए, बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए। ठीक है, क्रैश कोर्स बच्चों, क्रैश कोर्स में आप सभी लोग को इस बैच में आप एक सेकेंड इसको एक और मार्क। ठीक है, इस कोर्स में आप लोग को आप सभी विद्यार्थी लोग को सभी विषयों की शानदार तैयारी कराई जाएगी। और आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स साइंस। पहले बता देते हैं साइंस के बारे में। साइंस जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम दीपक सर हुआ और हम एक साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, साइंस में आप सभी लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषयों को एकदम शॉर्ट तरीका से टू द पॉइंट एग्जाम के व्यू से आप लोग को पढ़ाई जाएगी। केवल एग्जाम के व्यू से क्रैश कोर्स, ताकि बहुत ही कम समय में शानदार तरीके से पढ़कर आप सभी प्रश्नों का उत्तर बोर्ड में दे पाएंगे। यकीन मानिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आप लोग को। साइंस बच्चों, साइंस में आप लोग को 3 विषय पढ़ना होता है, 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें पहला होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, इस तीनों विषय को मिलाकर टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। 80 मार्क्स का पेपर होता है और प्लस 20 नंबर जो होता है आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है। इसमें 20 नंबर से टोटल हुआ कितना, 100। टोटल इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें पासिंग के लिए आपको मात्र 30 नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। बात किया जाए इसके सिलेबस की, बात किया जाए कैसे एग्जाम होता है, इसका एग्जाम की पैटर्न की बात किया जाए, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है बच्चों। तो एग्जाम पैटर्न की बात करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, एग्जाम पैटर्न दो टर्म में होता है। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है 40 नंबर का और 40 मार्क्स का होता है, और ऑब्जेक्टिव भी आपका 40 मार्क्स का होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है आपको टोटल संख्या देता है 80, जिसमें से आपको बनाना रहता है 40। बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, यानी 80 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें का आपको 80 नहीं बनाना होता है, किसी न किसी में से मात्र 40 आपको चुनकर बनाना होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी उसी प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। मतलब मान लीजिए फिजिक्स में टोटल संख्या 8 दिया तो 8 में से आपको 4 बनाना है। दीर्घोत्तरीय 2 ठो दिया, उसमें से आपको 1 बनाना है, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है। ठीक है, तो इस बात को समझ में आ गया आप सभी लोग को। तो साइंस का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे विषय के साथ, जिसका नाम है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, हम लोग फिजिक्स को समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल जरूरी होता है। किसी भी काम के लिए एक मोटिवेशनल बहुत जरूरी होता है। क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बात सही है ना। सबसे पहली बात है ना, अपने आप को पहले दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हमको करना है, हमको ये करना है। ठीक है, जब आप संकल्प कर लीजिएगा तो आपके सामने कोई कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको बस एक ही चीज दिखाएगा, जो आपका टारगेट है, आपका गोल है, वही चीज दिखाई देगा। इसलिए मोटिवेशनल अंदर से लाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत समय कम बच चुका है, पढ़ाई के साथ कीजिए। चैप्टर जैसे समाप्ति हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव सुपर 30 ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जिसमें आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना काम और बिना टाइम को बर्बाद किए हुए टू द पॉइंट आते हैं, सब्जेक्ट पे आते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज से फिजिक्स शुरू करते हैं। फिजिक्स भौतिकी शुरू करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग को सिलेबस जानना पड़ेगा कि कितना मार्क्स कितना चैप्टर है, इसमें कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है ना। तो पहले चैप्टर की संख्या जान लेते हैं बच्चों। फिजिक्स में टोटल चैप्टर की संख्या इतनी होती है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तीसरा होता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ये तीनों मिलाकर एक यूनिट कहा जाता है इसको। एक यूनिट, 1 यूनिट इसका नाम है। एक यूनिट में इसको दोनों को 3 चैप्टर को रखा जाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र। ये 3 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। उसके बाद से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको मिलाकर एक दूसरा का यूनिट में रखा जाता है, दूसरा यूनिट में इसको रखा जाता है, ठीक है। तीसरा अगला यूनिट यानी छठा चैप्टर ऊर्जा का स्रोत। पहले इसे क्वेश्चन बहुत कम किया करता था, लेकिन अब इससे भी क्वेश्चन आता है। तो हम सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट मजबूत करने से पहले आपको चैप्टर की नाम याद रखना जरूरी होता है। जब तक आप सिलेबस याद नहीं रखिएगा ना, तो आप कितनों पढ़ लीजिएगा नहीं समझ। अक्सर बच्चा यही कमजोर इसलिए होता है क्योंकि वो सिलेबस ही नहीं जानता है। किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उस एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। समझ में आया मेरे बात को? तो उसको याद करते हैं। तो टोटल एक बार आप लोग बताइएगा, टोटल चैप्टर की संख्या कितनी होती है? 6। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा होता है ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। फिलहाल आज हम शुरुआत करते हैं। इसका पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर बन जाता है, जिसका नाम होता है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। 12th में पढ़ना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका शॉर्टकट आप लोग को इसमें पढ़ना है, बहुत तरीका से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर शुरुआत किया जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। पहला चैप्टर है, एक सेकेंड, हाँ, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले चैप्टर का हेडिंग समझो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। पहले हेडिंग को अच्छा से समझा जाए, हेडिंग को समझा जाए अच्छा से, ठीक है। पुश करो। तो पहले समझा जाए प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हेडिंग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि पहले समझेंगे प्रकाश क्या है। पहले हेडिंग को जब अच्छा से समझ लोगे सब, तब तो पढ़ाई में भी आगे मन लगेगा। तो पहला टॉपिक का नाम है प्रकाश, पहला टॉपिक का नाम है प्रकाश। प्रकाश यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट बोलते हैं। दिक्कत है कुछ? सही है, चलिए। तो प्रकाश, लाइट के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या है लाइट, क्या है प्रकाश, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छा से देखते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश। कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हम वस्तुओं को देखने में मदद करता है। देखिए प्रकाश, जैसे बल्ब हो गया, जब बल्ब ऑन करते हैं तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक स्रोत है, प्रकाश एक स्रोत है। स्रोत समझते हैं आप लोग? स्रोत समझते हैं? स्रोत है, प्रकाश एक स्रोत है। किसका स्रोत है? किसी भी वस्तु को देखने का, किसी भी वस्तु को देखने का, किसी भी वस्तु को देखने का क्या है? एक स्रोत है प्रकाश। प्रकाश का ज्यादा डिफिनीशन उतना रट्टा नहीं मारना, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना जान लीजिए कि प्रकाश क्या है। तो एक स्रोत है, एक ऊर्जा है जिसके मदद से, जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अंधेरा होता है रात को, अब अगर बल्ब ऑन नहीं रहेगा तो अब क्या होगा? नहीं देख पाइएगा। क्यों नहीं देख पाइएगा? क्योंकि वहां प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, इसके वजह से आप उसको नहीं देख पा रहे हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके मदद से, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ गया बच्चों?
अगर यहाँ पे और लाइट रहता तो आप हमको और इससे ज्यादा फ्रेश देख पाते, है ना। तो लाइट क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी प्रकाश स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को बहुत शानदार तरीके से देख पाते हैं। इसकी विशेषता, किसी न किसी चीज की विशेषताएं होती हैं, प्रकाश की भी कुछ गुण होती है, प्रकाश का भी कुछ गुण होती है। जैसे यह एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, यानी लाइट इज अ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा है, जो अभी कुछ देर पहले बताया। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की हिस्सा है। आगे हम आपको प्रकाश कुछ पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को कभी आज तक देखिए ऐसे 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 जाते हुए नहीं, प्रकाश ऐसे नहीं जाता। प्रकाश हमेशा कहा करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद निर्वात में भी बहुत सी तेजी से यात्रा कर सकता है। अब ये निर्वात क्या है बच्चों? निर्वात एक शब्द आ गया आप लोग के बीच में, निर्वात। निर्वात का मीनिंग क्या होता है आपको समझना है। निर्वात का मीनिंग क्या होता है इसको समझना है। तो निर्वात का शाब्दिक अर्थ होता है, निर्वात का शाब्दिक अर्थ होता है जिस स्थान पे हवा ना हो, जिस स्थान पर हवा ना हो, जिस स्थान पे हवा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ना, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बहुत VVI है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? इस VVI ऑब्जेक्टिव बहुत के ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत VVI है। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बार आ चुका है, ठीक है। कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो समझ में आ गया, एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। किसके क्या जो स्रोत है? किसका स्रोत है? तो प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम देख पाते हैं। प्रकाश की विशेषता की बात किया जाए तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आ गया? अच्छा से समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो प्रकाश का ये समझ में आ गया, प्रकाश का मीनिंग। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है, अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक का नाम है बच्चों प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? बीम। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। देखो बच्चों, पुंज एक शब्द आ गया यहां, पुंज। पुंज, अब ये पुंज क्या होता है? पुंज, पुंज क्या होता है? तो पुंज का जो अर्थ होता है, पुंज का जो, एक सेकेंड, पुंज का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह। पुंज का अर्थ होता है समूह। पुंज मतलब समूह, यानी ग्रुप। यानी प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है? तो सीधे सी नाम से प्रकाश प्लस समूह, यानी किरणों के समूह को याद रखिएगा। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बच्चों? किरण पुंज, प्रकाश पुंज। पुंज का ज्यादा देखो, रटरे हुए चलोगे तो आगे समझ नहीं पाओगे, इसीलिए समझो, समझते हुए चलो, बात कॉन्सेप्ट करो, टॉपिक समझो कि आखिर ये जो शब्द है प्रकाश पुंज होता क्या चीज है, इसको आपको समझना है। यानी पुंज का अर्थ होता है समूह। पुंज का अर्थ होता है समूह, ग्रुप, ग्रुप। इसमें शब्द जुड़ गया प्रकाश, यानी प्रकाश यानी किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 2025 में
पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ है। प्रकाश पुंज क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, लघु उत्तरीय के लिए ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। समझ में आ गया। अब बात किया जाए इसके प्रकार की, बात किया जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं बच्चों। इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कितने? प्रकाश पुंज के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें का पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज और तीसरा का नाम है समानांतर किरण पुंज। पहला का नाम है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज और तीसरा का नाम है समानांतर किरण पुंज। याद रखिए, ये 3 जो इसका प्रकार है। आगे जाके क्वेश्चन होता है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय के लिए, तो आपको जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गया? तो इसीलिए सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो समझ में आ गया, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? 3। पहला का नाम है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज, तीसरा का नाम है समानांतर किरण पुंज। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये होता क्या चीज है। अभिसारी किरण पुंज कर इस प्रकार में प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, बस, ज्यादा नहीं खेल। इसका मतलब हुआ कि जब बहुत सारा प्रकाश एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, तो इस प्रकार के पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी देखिए, कई सारे प्रकाश हैं, ठीक है, कई सारे प्रकाश है। ये देखिएगा सारा आकर और एक ही बिंदु पर मिलता है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। यानी इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया आप सभी लोग को? नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। अरे भैया एकदम लोकल भाषा में समझिए। जब बहुत सारा प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलेगा, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जांपल देख के बता रहे हैं, समझिएगा। हैंडलेस देखिएगा, हैंडलेस इस ट्यूमर बॉक्स में देता है। तो हम लोग बचपन में क्या किए, कागज को जलाए हैं सूर्य के प्रकाश से हम लोग जलाए हैं। हैंडलेस इस प्रकार का गोल होता है। जब बहुत सारा प्रकाश पड़ता था तो उसको गोट करके एक जगह करता, जला देता था पेपर को। तो याद है, तो सूर्य के बहुत सारे प्रकाश को वह एक जगह गोट कर देता था। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो एक शॉर्टकट में बात जान लीजिए, जब बहुत सारे प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या था, जब बहुत सारा प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकले, क्या कर रहा है, इस प्रकार के प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। यानी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि आप लोग मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं, कोई भी मोबाइल का जब फ्लैश जलाते हैं तो एक बिंदु होता है, एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकलता है। अभी तो लाइट है तो नहीं महसूस होगा, जब अंधेरा होगा तो देखिएगा एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश फैलता है। यानी इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? समानांतर किरण पुंज, इस प्रकार में प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। एक दूसरे से क्या होती है? समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। समझ में आ गया? चलिए तो एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसके कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहला का नाम है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज, तीसरा का नाम है समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? जब एक बिंदु पर बहुत सारा प्रकाश आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर किरण पुंज, जब एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के समानांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? बात समझ में आ गया सब लोग को? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, देखिए यह एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें टू द पॉइंट, न इधर उधर की कोई बात नहीं,
सीधे टू द पॉइंट पढ़ना, हम लोग को समझना है, आगे चलना। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है हल्का सा, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका लिख दीजिएगा, हम पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक का बात किया जाए तो अगला टॉपिक का बात किया जाए तो अगला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अभी देखिए फर्स्ट जब पढ़ा रहे थे तो प्रकाश स्रोत के मैं शब्द सुने होंगे। अभी स्रोत क्या है? अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि आपके घर में पैसा का स्रोत क्या है? आपके घर में पैसा का स्रोत क्या है? तो आप कहिए सर पापा कमाते हैं, पापा कमा कर लाते हैं तो हमको देते हैं। तो आपके घर में पैसा का स्रोत आपके पिताजी है। उसी प्रकार जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? लिख के बताते हैं। जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, हमें प्रकाश प्राप्त होती है तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त हो रही है, तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे इस मोबाइल फोन से हमें प्रकाश निकल रही है, इस मोबाइल से हमें प्रकाश निकल रही है, इस मोबाइल से प्रकाश निकल रही है, तो ये प्रकाश का क्या हो गया? स्रोत हो गया। समझ में आ गया? उसी तरह जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। बात समझ में आ गया? जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कोई दिक्कत है? सीधे सी बात ही है कि जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। बात किया जाए प्रकाश स्रोत का प्रकार, यानी कितने टाइप से प्रकाश प्राप्त होते हैं, तो भैया दो। कितने? दो। पहला का नाम है प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस। क्या? लुमिनस प्रदीप्त वस्तु। और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। अब दो शब्द निकल के आ गया, प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, याद रखिएगा, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, यानी अपना खुद की रोशनी पैदा करती हो, यानी दूसरे पर निर्भर ना हो, वो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित ना करता हो, दूसरे पर निर्भर रहता हो, उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। उदाहरण की बात किया जाए तो बुआ लिख देंगे सूर्य। क्या लिख देंगे? सूर्य में अपना प्रकाश होता है, तो ये हो गया प्रदीप्त वस्तु। जलती हुई बल्ब, तो ये सब जितने भी हैं क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु में जैसे लकड़ी, पेपर, ये सब क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया, है ना। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि जो चंद्रमा होता है ये कौन सा वस्तु है? चंद्रमा जो होता है वह कौन सा वस्तु होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो चंद्रमा होता है वो कौन सा वस्तु होता है, प्रदीप्त होता है या अप्रदीप्त होता है? इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करा देते हैं। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, दूसरे पर निर्भर ना रहता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित ना कर, किसी दूसरे पर निर्भर रहता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत वीवीआई टॉपिक आ गया जिसका नाम है प्रतिबिंब। एक टॉपिक आगे नया जिसका नाम है प्रतिबिंब। इमेज क्या है? इमेज क्या है? अभी आप हमको अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हमको देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, देख पाते हैं अच्छी तरीका से, किसी वस्तु को देखते हैं या अवलोकित करते हैं कि यह हो सकता है, तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं।
समझ में आ गया बच्चों? जब हम सीधे से एक सिंपल, अक्सर बच्चों में डिफिनीशन होता है, अक्सर थोड़ा सा डिफिनीशन होता है, थोड़ा सा बच्चे लोग में क्लियर होता है, तो इसको हम समझा देते हैं कि प्रदीप्त वस्तु होता क्या, प्रतिबिंब होता क्या। तो आपको एक लाइन में भी शॉर्टकट में समझिए, हालांकि ये टॉपिक है ना, जब आप दर्पण पढ़िएगा तब बेटर ढंग से समझ में आएगा, दर्पण को अच्छा तरीके से समझ पाइएगा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक छोटी सी बच्ची है जो आईना में अपनी चित्र को देख रही है, तो क्या है, ये वस्तु हो गया और इसका ये क्या हो गया, इमेज हो गया। समझ में आ गया? ये इसका वस्तु हो गया, ये क्या हो गया, इमेज हो गया, है कि ना, प्रतिबिंब हो गया। तो वही बात है, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन यानी दर्पण से अपवर्तन यानी लेंस के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब परावर्तन टॉपिक क्या है, तो परावर्तन अभी समझाए नहीं, लेकिन फिर भी समझाते हैं कि हम किसी भी वस्तु को कब देख पाते हैं। जब मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर को हम देख कैसे पा रहे हैं कि प्रकाश आ रहा है, किसी वस्तु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश इस पर टकरा दे रहा है और टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम इसको देख रहे हैं। मान लीजिए इस चीज को हमको देखना होगा। मान लीजिए एक बात समझाइए हमको, आप सभी लोग, मान लीजिए इस बल्ब है, इस बल्ब को अगर हमको इस मार्कर को देखना होगा तो क्या करेंगे, आंख पर मारेंगे तभी दिखाई देगा, हाँ नहीं, किस पर मारेंगे, मार्कर पे। जब इस पर देखेंगे, मारेंगे, अच्छा हाँ और दिखाई दे, कैसे दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और इस पर टकरा रहा है और टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम इस वस्तु को देख रहे हैं। यही चीज ये भी सिखा रहा है कि जब हम प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु स्रोत से जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और वस्तु को देखना क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आ गया? यानी जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की प्रकार की बात किया जाए तो प्रतिबिंब के बुआ उदाहरण के लिए यहां दिया हुआ है कि जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको दर्पण में अपनी आकृति दिखाई देती है, यही आकृति आपका प्रतिबिंब कहलाती है। तो उसी वजह से हम वही तो बात बोल रहे हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के दो प्रकार, प्रतिबिंब के कितने प्रकार, दो प्रकार। एक होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी, इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। प्रतिबिंब के कितने प्रकार, दो। प्रतिबिंब के कितने प्रकार, दो। यानी हम किसी भी वस्तु को दो तरह से देख पाते हैं, एक वास्तविक रूप से, रियल रूप से देख पाते हैं, एक काल्पनिक तरीके से देख पाते हैं, यानी सोचते हुए देख पाते हैं। तब समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। इस बात को हम समझेंगे अच्छा तरीका से और आपको देखना। देखिए, प्रतिबिंब एक है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। कर है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है ना। यानी कहने का मतलब इसे हम कब देखते हैं, जब रियल में देख पाते हैं। मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक बोतल है, ठीक है, बोतल है, तो इसको हम कब देख रहे हैं, रियल में देख पा रहे हैं कि हाँ मेरे पास एक बिस्लरी का क्या है, बोतल है, रियल में देख पा रहे हैं। रियल में काहे देख पा रहा है, तो रियल में प्रकाश आ रहा है, इस पे टकरा रहा है और टकरा कर हमारी आंखों पे आ रहा है, तब हम रियल में देख लेते हैं। लेकिन मेरे हाथ में नहीं रहता, सोचते कि अरे भाई मेरे पास एक बोतल रहता तो वास्तव में देखते। यानी वास्तव में नहीं है, बस सोच रहे हैं। अक्सर बच्चे लोग मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत दूर तक सोच लेते हैं, है ना। तो जो तुम दूर तक सोचते हो ना, उसी को काल्पनिक कहते हैं। और जो रियल में देख ले रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, रेखाओं के कटने से बनता है। फिक्र है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा, सीधे सी बात है भाई साहब। रियल देख रहे हो तो तुम्हारे आंख पर जो चेहरा बन रहा है रेटिना पर, वो रियल में ना हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तव रूप में है। उसके बाद से यह आमतौर पर उल्टा होता है, ये बात सही है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। अगर आपको देखना है तो कुछ अक्षर कॉपी में लिख के जाके आईना के सामने देख दीजिएगा तो देखिएगा तो आपको उल्टा दिखाई देगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लेंस में बनता है। किसमें बनता है, अवतल दर्पण बनता है, उत्तल
उत्तल लेंस में बनता है। तो दर्पण इसी चैप्टर में पढ़ना और लेंस आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा का नाम है वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी क्या है, तो ये वास्तविक रेखाओं के कटने से बना है और ये काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। किस रेखाओं से कटने से बनता है? काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। ठीक है, काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? रियल में नहीं करती है, प्रतीत होती है। सोचते हैं, क्या बोले, क्या बहुत कुछ सोच लेते हैं आगे तक, उतना नहीं सोचना है। जो तुम सोचते हो उसी सोच को काल्पनिक कहा जाता है। ठीक है ना। और जब तुम कुछ सोच देखा, इस सपना में देखा था, सपना का चीज तुम रियल में थोड़ी कर सकते हो, तो इसे कहा जाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। या और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सोचा हुआ चीज हमेशा सीधा ही होता है, लेकिन रियल में होता है ना तो वो दूसरे हो जाता है। आदमी तो सोच लेता है कि हम आईएएस अफसर बन जाएंगे, लेकिन रियल में जब आगे बढ़ता है तब बुझाता है उसको, है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब दोनों के बीच हम अंतर की बात किया जाए, अंतर की बात किया जाए, अंतर। तो अभी हम क्या बोले हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। ठीक है, पहला। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। एक बार रिवीजन करा दिया जाए। जब हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। बाहर अभी आया है, जाके मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात है। फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है दर्पण। और मेन एक वीवीआई टॉपिक का शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है दर्पण, इमेज, सॉरी दर्पण, मिरर। क्या है मिरर? क्या है मिरर? और मिरर को हम लोग समझते हैं, दर्पण को समझते हैं। ठीक है, दर्पण को अच्छा तरीका से हम लोग समझने का काम करते हैं। क्या चाहिए बोलो? वहां कथी का? लाइब्रेरी का। तो गेट में लगा होगा, इस गेट में चाहे उस गेट में। देखिए लाइब्रेरी की चाबी उसी गेट में लगा होगा, देख लीजिए। चलिए सुनिए, तो दर्पण यानी मिरर की बात किया जाए, दर्पण यानी मिरर की बात किया जाए कि अब दर्पण होता क्या चीज है ना। दर्पण शीशा होता है ना, लड़का लोग सैलून में जाता है तो देखता है अरे खूब बढ़िया दिखाई दे रहा, खूब केस सोचता है। मेरे पास तो केस ही नहीं है, लेकिन खूब केस सोट के देखता है लोग, है ना, खूब बढ़िया से देखता है। हम अपना भी सरिया ले इसी बहाने। चलिए, तो दर्पण एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। आप लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ, उसी तरह एक पदार्थ है, वस्तु है। दर्पण याद रखिएगा, दर्पण एक प्रकार का परावर्तक सतह है, सतह होती है जो कांच की बनी होती है। परावर्तक सतह, अभी समझिएगा परावर्तक सतह क्या होता है। यानी जब कोई चीज किसी सतह पर पड़ती है ना, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आप अपने माँ से चाटी से पिटाए होंगे, एक चाटी तन सीना गाल पे पट, है ना, तो ये आप जो पिटाते होंगे ना, तो ये आपका गाल जो है ना, ये परावर्तक सतह हो जाता है। क्या होता है? परावर्तक सतह। उसी तरह दर्पण में भी होता है, आगे बताते हैं। तो कांच की बनी होती है ना, और जिसके एक तरफ एल्यूमिनियम या चांदी जैसी धातु का परत चढ़ी होती है। यानी दर्पण जो होता है ना, एक तरफ से रजतित होती है, यानी रंगा होता है, कोई परत चढ़ा होता है। कथी का? एल्यूमिनियम या चांदी का। ठीक है, एल्यूमिनियम या चांदी का परत चढ़ा होता है। समझ में आ गया दर्पण के बारे में। एक परावर्तक सतह होती है, कांच की बनी होती है, जिसका कम से कम एक भाग क्या होता है, उस पर कथी का परत चढ़ा होता है? एल्यूमिनियम या चांदी का परत चढ़ा होता है। बात किया जाए दर्पण की प्रकार की बात किया जाए तो दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा का नाम है बुआ गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहला है प्लेन मिरर, दूसरा का है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। और समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण क्या है? ठीक है ना, चलिए
समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको ज्ञान में। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रट लो तो समझ लो। रटा हुआ चीज आपको ही मालूम है, अभी या रटिएगा 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पानी में भूल जाइएगा। और जो बच्चा समझ के जाता है ना, तो ये भाषा का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अपना भाषा तो खोज सकते हो, अपना भाषा का तो निर्माण कर सकते हो। इसलिए अपनी भाषा की तरफ बढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गोलीय से पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की पहले सतह की बात किया जाए तो समतल दर्पण जो होता है ना, इसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल मतलब समझ रहे हैं, बराबर। उसी तरह न कि मुड़ी हुई, यानी समतल दर्पण मुड़ी हुई नहीं रहता, एकदम साफ समतल होता है। समझ में आ गया। उसके बाद इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अब सीधा होता है तो इसका मतलब ये वास्तविक होगा कि काल्पनिक? तो काल्पनिक होगा। सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु के समान आकार का होता है, यानी सीधा बनता है। आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक बनता है, ठीक है। और वस्तु के समान बने, वस्तु के बराबर, यानी हम जितना बड़ा का उतना ही बड़ा उसमें दिखाई देगा। समझ में आ गया। समतल दर्पण में याद रखिएगा, समतल दर्पण एकदम सीधा होता है, मुड़ा उड़ा नहीं रहता है। इसका ये प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, यानी काल्पनिक बनता है, और वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। एक बार ये पेपर में आया हुआ था कि समतल दर्पण की विशेषता को लिखे। उसके बाद इसका उपयोग की बात किया जाए कि समतल दर्पण का आखिर उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग आमतौर पर घर में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। जो आपका घर में जो आईना होता है, मिरर होता है, वो ज्यादातर क्या होता है? समतल दर्पण होता है। हजामती दर्पण नहीं, सैलून में नहीं होता है, सैलून में दूसरा होता है। इसमें क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो समतल याद रखिएगा। दर्पण समझा दिए। दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तो इसका सतह एकदम समतल होता है। बात किया जाए छवि का, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, एकदम सीधा। और क्या होता है? उल्टा नहीं बना, उल्टा बनाता तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी काल्पनिक होता है। और ये जो प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के बराबर बनाता है। क्या बनाता है? वस्तु के बराबर बनाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? घर में किया जाता है। गोलीय दर्पण की बात किया जाए, गोलीय, रोशन थोड़ा सा पानी पिलाओ तो, पानी पिलाओ। सुनिए, तो आगे की बात किया जाए, आगे समझाते हैं गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए बात किया जाए गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। यह दो प्रकार की होती है। खोखले गोले का भाग होती है। खोखले गोले समझ में आ गया? नहीं आया? बताते हैं। बोलते बोलते मुंह थक जाता है, इसलिए पानी पीना पड़ता है ना जी। चलिए, तो गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का एक भाग होता है। अब परावर्तक सतह अभी बोले, जिस चीज पर जो पड़ता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आवाज कम कर दीजिए, ठीक है। परावर्तक सतह क्या होता है? जिस परावर्तक सतह खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। देखिए यही गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के हिस्सा याद रखना होता है। एक बाहर रंगा रहता है, एक भीतर रंगा रहता है। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखना, हम आगे इसका डिटेल वर्णन करते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो। पहला का नाम है बच्चों अवतल दर्पण, ठीक है, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। पहला क्या नाम है? कनकेव मिरर, और दूसरा का नाम है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, क्या नाम है? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये दोनों बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। यही पूरे चैप्टर का दम है, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने। अक्सर बच्चे लोग गलत पढ़ देते हैं, बोलते हैं क्या कि दर्पण के दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण कहाँ गया जी? ये बात है। तो समतल दर्पण को बता दिए कि एक बार समतल दर्पण के बारे में आप लोग बताइए कि समतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है। समतल दर्पण का पूरा भाग जो होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण पूरा सीधा समतल होता है। इसका कम से कम एक भाग एल्युमिनियम से या चांदी की परत चढ़ी होती है। ये आभासी प्रतिबिंब बनाती है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम लोग समझेंगे, अभी समझेंगे अवतल दर्पण क्या है, उसके बाद उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को अच्छा तरीके से पढ़ते हैं। क्या है अवतल दर्पण? समझ में आ गया कि अवतल दर्पण होता क्या चीज है, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। करें सतह की बात किया जाए, सतह समझते हो, सरफेस।
सतह की बात की जाए, आवाज कम कर दीजिए। सतह क्या होता है, तो इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि गोले के अंदर का हिस्सा, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। देखिए एक शब्द आ गया इसमें, अभिसारी दर्पण। अभी कुछ देर पहले अभिसारी किरण पुंज पढ़ा है, पूरा समझाते हैं, घबराने के लिए होता है। तो अवतल दर्पण होता है ना बच्चों, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। इसका बाहरी भाग रस्तित रहता है। कौन सा भाग रखा होता है, बाहरी भाग। ये जो हम चिन्ह पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि रस्तित है। बाहरी भाग क्या है, रस्तित है। समझ में आ गया, बाहरी भाग रस्तित है, इसका मतलब हो गया बाहरी भाग रस्तित किया हुआ है। समझ में आ गया। इस जो लाइन बीच में होता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छा समझाते हैं बढ़िया से, समझ में आ गया। अवतल दर्पण जो होता है, एक सेकंड देखिए, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है। बाहरी भाग इसका रस्तित रहता है। बाहरी भाग क्या होता है, रस्तित होता है। बाहरी भाग रस्तित होता है। ये वाला जो डंटा हम लोग इसमें बीचे बीचे पाते हैं, इस डंटा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, दो कह सकते हैं। इसका नाम है, इसका नाम या तो आप कह दीजिए प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है, या इसी का दूसरा का नाम हो जाएगा वो आपका मुख्य अक्ष। कौन अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। बात समझ में आ गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, समझ में आ गया। ये अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण जिस रंगा होता है, तो इसको पीछे भाग बोलते हैं। ये पीछे वाला भाग हो गया और ये आगे वाला भाग हो गया। ये पीछे वाला भाग हो गया और ये आगे वाला भाग हो गया। समझ में आ गया मेरे बात को, एक सेकंड रुकिएगा। शीशा था, क्या हो गया जी, चलिए कोई बात नहीं, कहीं नहीं है, हम अपने तरफ से समझाते हैं। देखिए, तो ये दर्पण हो गया। तो एक बात बताइए, आप खुद आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये दर्पण हो गया, क्या है, दर्पण। तो ये पीछे वाला भाग रस्तित हुआ है, ये आ गया है। तो प्रकाश हम किधर से मारेंगे, इधर से मारेंगे या इधर से, आप बताइए। प्रकाश हम इधर से मारेंगे कि इधर से मारेंगे, इधर रंगा हुआ है, बताइए, सोच के बताइए। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, रहने दीजिए। बताइए, आगे से कि पीछे से? पीछे तो भैया रंगा हुआ है, कितनों प्रकाश मारेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा। इसलिए प्रकाश इसमें कहां से मारेंगे हम लोग, प्रकाश आगे से मारेंगे। आगे से यहां से प्रकाश हम लोग मारेंगे। तो जिस सतह पर प्रकाश पड़ती है ना, इस सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। समझ में आ गया। जिस भाग पे प्रकाश पड़ती है, उस भाग को परावर्तक सतह के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया। जिस भाग पर प्रकाश पड़ती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगर प्रकाश इधर पड़ता तो ई वाला भाग परावर्तक सतह हो जाता। तो जब प्रकाश पड़ रही है तो इसको परावर्तक सतह कहते हैं। अब ये प्रकाश इस पर टकरा कहां जाएगा, ऊपर के नीचे। तो ये झुका हुआ है तो नीचे ही आएगा। याद है बचपन में हम लोग फिसलन पट्टी पर खूब झूलते थे, पैटे फट जाता था पीछे से, है कि नहीं, झूलते झूलते मम्मी से बड़ी डांट सुनते थे। तो जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तो टकरा के इधर चला आएगा, ठीक है ना बुआ। प्रकाश इस पर जाएगा तो टकरा के इधर चला आएगा। तो जिस प्रधान अक्ष जिस बिंदु पकड़ती है ना, इसे फोकस कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई जो अवतल दर्पण है, बिना सेंटर से तो नहीं ना खींच सकते हैं, तो इसके बीच बिंदु को हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेंटर के नाम से जानते हैं। तो बात समझ में आ गया, इतना ही अवतल दर्पण हो गया। और कुछ जानते हैं बुआ, ई प्रकाश है, मान लीजिए यहाँ लाइट है, तो जो प्रकाश आती है ना उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन कहते हैं, आपतित किरण के नाम से जानते हैं। किस किरण के नाम से जानते हैं, आपतित किरण के नाम से। और जब प्रकाश टकरा के आती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। कहते कहते हैं परावर्तित किरण के नाम से, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद टॉपिक पढ़ाना है परावर्तन।
परावर्तन क्या होता था? परावर्तन पहले थोड़ा सा बताते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, टकरा के जिस दिशा में जाती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया बच्चों? अवतल दर्पण। तो बात समझ में आया? तो यही चीज हम आपको अवतल दर्पण बता रहे हैं कि अवतल दर्पण को जो है, अवतल दर्पण को जो है, इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी रहती है। इसका जो परावर्तक सतह है, देखिए अंदर की ओर क्या हुई है? धसी हुई है। समझ में आ गया? उसके बाद से इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब सवाल है सर, इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा कि इसको अभिसारी दर्पण। कौन से कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। इसे दूसरा का नाम अभिसारी दर्पण है, VVI है। क्वेश्चन करता है कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो अभी हम बताते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसके बारे में हम आप लोग को अच्छा तरीके से समझाते हैं। ठीक है, बढ़िया समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल। अरे भैया अभी कोई दर्पण नहीं, जब तक इस पर रंगेंगे नहीं तब तक ये अवतल दर्पण नहीं है। अब ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। क्या हो गया? इसका प्रधान अक्ष। ठीक है ना। इस P हो गया, ये हो गया F और ये हो गया C। अभी हम बताएं कि जब प्रकाश इस पर मारेंगे तो कहां से कटेगा? ये आके फोकस से कटेगा। मान लीजिए एक और प्रकाश लिए, ये कहां से कटेगा? ये भी फोकस से ही कटेगा। मान लीजिए नीचे से प्रकाश मारे तो कहां जाएगा? फोकस पे ही जाके कटेगा, फोकस पे ही कटेगा। मान लीजिए एक और प्रकाश मार दिए तो किससे टकरा के? ये भी यहीं पे जाके कटेगा। कटे ना। तो देखिए सारा प्रकाश आके एक जगह मिल रहा है, सारा प्रकाश आके एक जगह मिल रहा है, सारा प्रकाश। तो अभी हम कुछ देर पहले बताया प्रकाश पुंज। क्या बताया आपको? प्रकाश पुंज। याद रखिए, प्रकाश पुंज अभी पढ़ा है कि जब बहुत सारा प्रकाश एक बिंदु पे आकर मिलती है तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो फिर यही घटना आपको यहाँ भी तो घट रहा है, ये घटना आपको यहाँ भी तो घट रहा है कि सारा प्रकाश आके एक बिंदु पर आकर मिलता है। एक बिंदु पर सारा प्रकाश, सभी प्रकाश, याद रखना, सभी प्रकाश एक बिंदु पर आके मिल रहा है। सभी प्रकाश एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। इसलिए इसे हम लोग कैसे कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी नाम से जानते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? अवतल दर्पण से कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? क्लियर हो गया? अवतल दर्पण का बाहरी भाग रस्तित रहता है, परावर्तक सतह धसा रहता है, इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में अभी फोकस के बारे में पढ़ना है, चिन्ह परिपाटी पढ़ाने के बाद। तो अगला टॉपिक में है। फिलहाल के लिए अब ये तो समझा दिए। बात किया जाए छवि निर्माण की, तो अवतल दर्पण जो होता है ना बुआ, वास्तविक और काल्पनिक, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। काहे बनता है ये भी प्रूफ करके बताएंगे किरण आरेख में। समझ में आ गया? दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकते हैं। बात किया जाए इसका उपयोग का, तो इसका उपयोग आमतौर पर सेविंग दर्पण, सेविंग का मतलब होता है हजामती दर्पण, हजामती दर्पण में, टॉर्च में दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसका आदत है ये प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। ये प्रतिबिंब को क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, मतलब छोटा चीज को बड़ा बना देता है। इसलिए इसका उपयोग डॉक्टर भी, दंत चिकित्सक किस लिए? दांत को, गला को देखने के लिए दंत चिकित्सक का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार क्लियर कर लिया जाए। गोलीय दर्पण के दो प्रकार, गोलीय दर्पण के दो प्रकार, एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरे का होते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण का बाहरी भाग रस्तित रहता है, परावर्तक सतह धसा रहता है। ठीक है, पहला। दूसरा, अवतल दर्पण जो होता है बच्चों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। उसके बाद यह प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। इसी की वजह से इसका उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, दंत चिकित्सक के लिए किया जाता है। आपको
कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है। हम पूछ रहे हैं कि हजामती यानी सैलून में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर आपको देना है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन देख के जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे बात को? आगे चलते हैं। तो अवतल दर्पण क्लियर। अब इसका दूसरा प्रकार है, लास्ट टॉपिक है आज का, यहीं तक आज का क्लास ओवर होगा, जिसका नाम है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्लास दिया जाए। उत्तल दर्पण, ठीक है, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो बताए हैं कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होते हैं अवतल, दूसरा होते हैं उत्तल। अवतल को पढ़ा दिए, अवतल क्लियर हो गया। और पढ़ाते हैं उत्तल। क्या पढ़ाएंगे? उत्तल। तो कह रहा है इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। इसको, इस दर्पण को हम लोग कौन दर्पण के नाम से जानते हैं? औपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है, अब इसको अच्छा से हम समझाते हैं पहले। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है तो बताते हैं। अवतल दर्पण कुछ इस उत्तल। तो अवतल दर्पण में बाहरी भाग रस्तित था। इसमें जो होता है ये भीतरी भाग क्या होता है? रस्तित होता है। रस्तित मतलब कथी से? एल्युमिनियम या चांदी की परत चढ़ी होती है। इस डंटा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इस बिंदु को बोलते हैं P, इस बिंदु को बोलते हैं F, इस बिंदु को बोलते हैं C। समझ में आ गया? अब आप जवाब दीजिए, इसमें जो प्रकाश है, हम बता दें आप लोग को, इसमें जो प्रकाश है, प्रकाश किधर से मारेंगे? इधर से मारेंगे कि इधर से मारेंगे? ठीक है, इधर से कैसे मार सकते हैं? इधर से मारेंगे तो ये तो पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ जगह पर कोई मारिएगा तो कुछ होगा आपको? नहीं ना होगा। इसलिए बाहर से पेंट मारेंगे हम लोग। कहां से पेंट मारेंगे? बाहर से पेंट मारेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? बाहर से पेंट लाइट मारेंगे। मार के देखते हैं हम लोग। मारो एक बार। मान लीजिए कि इस पर हम प्रकाश मार दिए। प्रकाश मार, कहां जाएगा? ये ऊपर में मुड़ा हुआ है तो ऊपर की तरफ चल जाएगा। बात सही है। अगर हम नीचे से मारेंगे तो ये कहां चल जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो इसमें फोकस बनेगा कैसे जब नहीं हुआ तो ये जो है ना, ये इसको काल्पनिक माना जाता है कि काल्पनिक जा कहां रहा है। तो देखो ये जहां जा रहा है ना, ये काल्पनिक हो गया। तो इसका काल्पनिक, रियल नहीं है, बस माना गया है काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। इसलिए कहा गया, उस समय बताए थे कि उत्तल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका परावर्तक सतह उभरा रहता है, अंदर का भाग रंगा रहता है। आई जो प्रतिबिंब होता है ना, ये प्रतिबिंब जो होता है ये छोटा बनाता है। क्या बनाता है? छोटा बनाता है। और अवतल दर्पण क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। ठीक है ना? तो ये बात को समझ में आ गया आप लोग को पूरा बढ़िया तरीका से। अब देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, तो यही आभासी बनाता है। ठीक है, छवि निर्माण की बात किया जाए तो यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अभी बताए हैं काल्पनिक का है, चूंकि ये काल्पनिक बनाता है। यहाँ काल्पनिक देखिए, ये काल्पनिक अपने आप को बनाता है, ये रियल में कटबे नहीं करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद कहता है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको तो शुरू में बोल दिया है कि जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है। इसका उपयोग वाहनों को रियर व्यू मिरर यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है, आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? इसके आंसर आप अपने से बताइएगा कि किया जाता है। यह व्यापक दृश्य को प्रदान करता है, यानी बड़े से बड़े चीज को छोटा में करके दिखा देता है। बात समझ में आ गया? तो बच्चों आज की क्लास हम यहां से पढ़ाए हैं। सिलेबस, सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताए हैं, उसके बाद से हम आप लोग को प्रकाश के बारे में बताए हैं, प्रकाश पुंज के बारे में बताए हैं, किरण पुंज, ये सब के बारे में बताएं। आपका काम है बच्चों, एक कॉपी में जितना समझाया ना अपने मन से इसको शॉर्टकट भाषा में पहले लिखने का प्रयास कीजिएगा। शॉर्टकट भाषा में, लॉन्ग भाषा नहीं चाहिए मुझे, पहले शॉर्टकट में अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? आशा करते हो कि समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वैसे दोस्तों के पास भेजिए जो इस बार बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं,
उन बच्चों के पास इसके जरूर फैलाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल पाए। ठीक है, अगली बार इसमें क्या सुधार चाहिए, क्या और आगे कंटेंट चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो अच्छा, अगले वीडियो में इस पूरे फिजिक्स का चैप्टर 1 को हम 3 या 4 वीडियो में खत्म करेंगे। पहला में आधा कर दिए, अगला बार आइएगा तो अब अगले वीडियो में कीरा नालेख और वो क्या बोलते हैं, कीरा नालेख चिन्ह परिपाटी को और प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। और दूसरा अगला वीडियो में फार्मूला, इसमें 2 फार्मूला है, फोकस सूत्र और दर्पण सूत्र, ये दोनों फार्मूला को हम लोग सीधे करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। मिलते हैं हम आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।